नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। और आज हम पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है भोजन एवं पोषण। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लास्ट ईयर के अलग अलग स्टेट के अलग अलग टेट के एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये रिपीट हो सकते हैं, इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूरे चांस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, यानी जैव अपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं ये देखते हैं फ्रेंड। जैव अपघट्य पदार्थ वो होते हैं जो प्रकृति में विघटन हो जाते हैं, जिनका विघटन हो जाता है, तो वो होते हैं जैव अपघट्य पदार्थ। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक 300, 500, 5000 साल तक भी बहुत सारे प्लास्टिक के अलग अलग रूप हैं, वो नहीं गलते हैं, प्रकृति में नहीं घुलते हैं, मिट्टी में नहीं मिलते हैं, पर्यावरण का हिस्सा नहीं बन जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषक है। दूसरा है शीशा, शीशा भी नहीं घुलता है। लेड जिसे कहते हैं, LED लेड, ये भी प्रकृति में नहीं घुलता। पॉलीथीन बिल्कुल भी नहीं, ये भी प्लास्टिक का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 10% नियम दिया गया है। 10% नियम किसके द्वारा दिया गया है? 10% नियम दिया। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन, आप बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है। ठीक है, तो चावल वहाँ बहुत शौक से खाया जाता है। ठीक है, मछली, चावल और भी बहुत सारी, क्योंकि पानी की मात्रा वहाँ वर्षा ऋतु में अधिक होती है, इसलिए चावल उगाया जाता है। बाकी बाढ़ आदि के कारण वहाँ ज़्यादा उपजाऊ भूमि गेहूं के लिए नहीं है, इसलिए चावल वहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट कौन सा है? इसमें दूध, सोयाबीन, मांस और अंडा। तो फ्रेंड, प्रोटीन तो सभी में है, दूध में भी होता है, मांस में भी होता है, अंडे में होता है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे बेस्ट जिसमें कंटेंट प्रोटीन का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की, वो है सोयाबीन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो ये सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50% या 10%? तो अब फूड श्रृंखला में पोषण स्तर में ऊर्जा का भाग स्थानांतरित होता है 10%। इसका आंसर सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है? पहला ऑप्शन है दूध, आम, गाजर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अंडा, मटर, मछली। तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन, चना, मक्का। चौथा ऑप्शन है सेब, दही, मांस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे प्रचुर मात्रा प्रोटीन की सोयाबीन में मिलती है सबके, तो ये वाला ऑप्शन ही सबसे बेस्ट रहेगा। चना और मक्का ये भी प्रोटीन युक्त भोजन है, पदार्थ है, अन्न है। ठीक है, तो इस सोयाबीन वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यूपी टेट 2011 में आया है, याद रखिए, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है? तो भिंडी में फॉस्फोरस पाया जाता है, या विटामिन पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है, या ये सभी पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा कि भिंडी में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, और फॉस्फोरस भी होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 46। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा मोटापा और एनीमिया, यानी आयरन लोह तत्व की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। और इसका दूसरा जो रोग हो सकता है वो मोटापा, यानी वेट इंक्रीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में दे रखा है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहली ढेरी को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार। दूसरी ढेरी है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो क्वेश्चन है, रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया होगा। तो ये पूछ रहा है कि किस आधार पर उसने ये 2 ढेर लगाए हैं, किस हिसाब से उसने इन चीज़ों को अलग अलग रखा है। तो पहला ऑप्शन है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनःचक्रण किया जा सकता है, पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप देख के खुद पता चल गया होगा कि अपघटित होने वाले
और अपघटित नहीं होने वाले। जैसे इसमें जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ये सब प्लास्टिक या लेड की बनी है, शीशे की बनी है, तो ये अपघटित प्रकृति में नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, ये प्रकृति में घुल जाती हैं, यानी इनकी खाद बन जाती है और ये प्रकृति में समा जाती हैं, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में देखा है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, यानी विटामिन जो है ये हीनता जन्य जो रोग होते हैं उनसे बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में ही, आप अधिक मात्रा में लोगे तो ये विटामिन भी नुकसान दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तीसरा ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, चौथा ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है, तो सही आंसर इसका है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 51 है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। पहला ऑप्शन है सीटेट जनवरी 2012 में आया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन नंबर 2 है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन नंबर 3 है उसे धूप में खुला फैला देती है। फोर्थ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सीटेट जनवरी 2012 में आया क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो फ्रेंड, सही इसका आंसर होगा सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, यानी सब्जियों को पहले धोना चाहिए उसके बाद काटना चाहिए। अगर आप काटने के बाद धोगे उनके जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। और सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये कोई सही ऑप्शन नहीं है, सही आंसर नहीं है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए गहरे तलते, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में दे रखा है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? फ्रेंड्स, ये है थायामीन। ऑप्शन नंबर 4 है 53 का, 53 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 थायामीन नष्ट हो जाता है। यूपी टेट नवंबर 2013 में आया, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, यही सही आंसर है इसका। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ट्रांसफर होता है ऊर्जा का। टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है और मेंढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दे रखा है? पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? सीटेट फरवरी 2014 में आया। देखिए फ्रेंड्स, फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहाँ का हो सकता है? तो फ्रेंड्स, हांगकांग में सांप भी खाए जाते हैं। तो सांप खाने का काम तो हांगकांग में हो सकता है इंसानों द्वारा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन 2। ये तो आपको रट्टा मानना है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? तो आलू चावल और ब्रेड और शक्कर ये सब स्टार्च होता है और स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। स्टार्च के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है।
ये सारी चीज़ें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका 2, आंसर नंबर 2। 57 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन 1 है आम, इमली, नारियल और नीम। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इमली, नारियल, आम ये है एक फलों के ही रूप हैं, और नीम जो है इस तरह एक फल की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हों। उबालकर, गूंथकर, भूनकर। ऑप्शन 2 है सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर। ऑप्शन नंबर 4 है सेककर, तलकर, भूनकर। तो 58 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, सेककर, उसके बाद तलकर और उसके बाद भूनकर। ठीक है, ये खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। सितंबर 2014 सीटेट में आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा और केरला। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा केरल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कितने समय तक आप रेफ्रिजरेटर में रखे रहोगे? प्लास्टिक के थैले बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, और जूस तैयार करना, जूस भी आप करते हो तो जूस की भी एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है और उसमें कोई भी प्रोटीन, विटामिन या किसी तरह का भी कोई पोषक तत्व नहीं होता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है कि अचार और आम पापड़ बनाना इसका सही ऑप्शन है अगर आप जाड़े के लिए आम को संरक्षित करना चाहती हैं, जैसा कि घरों में होता भी है और उसमें पोषक तत्व भी बने रहते हैं। 61 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 है गोवा, ऑप्शन नंबर 3 है जम्मू कश्मीर और 4 है बिहार। तो हमारे देश का जो गोवा राज्य है वहाँ पर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली लोग खाना पसंद करते हैं। सीटेट फरवरी 2015 में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स बनाकर, दूध का पनीर बनाकर, सेब का जैम बनाकर और ऑप्शन नंबर 4 है कच्चा आम और अचार। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इसका संरक्षित इस तरह से नहीं किया सकता। आलू को तो आप चिप्स बनाकर संरक्षित लंबे समय तक कर सकते हो, सेब का जैम बना के और कच्चे आम का अचार बना के, लेकिन दूध से अगर आप पनीर बनाओगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक पनीर सही नहीं रहेगा, ये खट्टा हो जाता है, स्वाद में ख़राब हो जाता है। सीटेट सितंबर 2015 में आया है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ पर ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो केरल में किस तरह के वृक्ष देखे जाते हैं? आपको पता है केरल में सबसे ज़्यादा जो होता है वो नारियल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। तो इंसुलिन अपने आप में एक प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो इसका सही ऑप्शन तो आपको बिल्कुल पता है, मैं जानता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये ही गैसीय अपशिष्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66 पे। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक पोषण, ऑप्शन नंबर प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 2 है अंतिम अपघटक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक अपघटक, चौथा ऑप्शन है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर सांप को खाता है, ठीक है, तो ये लास्ट का हुआ, यानी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हुआ, क्योंकि उसने सांप को खाया, वो मांसाहारी है और सांप ने कीड़ों को खाया और कीड़ों का जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो हरे पौधे होते हैं। तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता।
और सांप को खाने वाला यानी जो मोर है वो पिरामिड के शीर्ष पर है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? पहला ऑप्शन है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी और डेट्रीटिवोर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता और उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं तो हरे पौधों को खाने वाले जो कहलाते हैं वो होते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 69 पे, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो आप जैसा जानते हैं कि जो कच्चे आम होते हैं उनको काटने के बाद सुखाया जाता है, वो इसलिए सुखाया जाता है जिससे कि उनकी नमी पूर्णतः हट जाए और वो तभी प्रिजर्व हो पाएगा। उसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उनमें जड़ें होती हैं। तो फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव वो ही हरे पौधे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं, वायुमंडल की में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश में और उसके बाद अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए यही खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी है क्योंकि इन्हीं से शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ तो के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी गुड़। तो सही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंवला पालक और गुड़। ठीक है, गुड़ के अंदर भी प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। पालक के अंदर तो हरी सब्जी है इसलिए आयरन होता ही है, और आंवला भी अपने आप में खट्टे होते हैं और ये आयरन का भी बहुत प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने लगभग 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में CTET में, UP TET में और बिहार टेट में आए हैं पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम जो पर्यावरण का है। अब आने वाले टाइम में मैं पर्यावरण से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में दे रखे हैं उनको एक एक करके सारी वीडियो के साथ कवर करूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, पर्यावरण की आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।